आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आइसोटोप इफेक्ट। तो मॉलिक्यूल जैसे हमको दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल के अगर एटम को अगर मैं उसके आइसोटोप से अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस होगी, और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलते थे उनके बीच के जो स्पेसिंग जो इक्वी स्पेस था उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप effect. Okay. When a particular atom is replaced by its isotopes, there is a change in total mass। टोटल मास में क्या होगा, चेंज होगा, जो कि क्या है आपका रिड्यूस्ड मास है। ओके, एंड हैंस मोमेंट ऑफ inertia और b वैल्यू फॉर द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या चेंजेस होगा उसमें, और साथ ही साथ b की वैल्यूज़ में क्या चेंजेस होगी, ये हमको देखना रहेगा, क्योंकि म्यू जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो एनर्जी का जो टर्म आता था, अगर मैं इस एनर्जी टर्म को अगर लिखूं तो कैसे लिखेंगे इसको, एनर्जी टर्म जो आता था दैट इज़ E टू हमको क्या मिलता था, दैट इज़ BCH J+1। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये आपको इतना मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारा B जो है, B कितना होता था हमारा, दैट इज़ H/8 पाई² IC, ये ऐसा ही होता था। अब यहाँ पर से देख सकते हैं B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। B क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, या फिर हम बोल सकते हैं B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि म्यू क्या है आपका रिड्यूस्ड मास है, और I इक्वल टू क्या होता है आपका μr² होता है। ठीक है क्या, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं इसको B को जो है अब मैं B' बना दूंगा, और क्योंकि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हूँ आइसोटोप से। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के एक एटम को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसके आइसोटोप से, तो ये क्या हो जाएगा आपका μ' हो जाएगा। ठीक है, μ' हो गया तो उसका B भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को भी पूछ सकते हैं, है ना, एग्जाम में जो है इस प्रोपोर्शनलिटी को भी पूछ सकते हैं कि B जो है, B जो हमको रोटेशनल कांस्टेंट जो मिलता है, B को क्या बोलते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट, है ना, दिस इज नथिंग बट योर रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है वो आई पे कैसे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आपका म्यू पे कैसे डिपेंड करता है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू जो होता है हमारा, ये जो म्यू जो होता है दैट इज़ नथिंग बट m1 m2, और ये क्या हो जाता है आपका m1 + m2। ये कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं इस म्यू को। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब चलिए देखिए इधर, अब आगे क्या करेंगे, ये जो म्यू डेज है ना, ये जो म्यू जो है इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू डेज, म्यू इज़ ऑलवेज लेस देन म्यू डेज। तब क्या होगा, देखिए B जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका B' हो जाएगा। B इज़ ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, म्यू को जो है हमने क्या कर दिया, μ' से रिप्लेस कर दिया, और जहाँ पे म्यू जो है इज़ लेस देन आपका μ' है, म्यू जो है लेस देन है μ' से, तब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, B इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका B' हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B इज़ ग्रेटर देन B' हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए ठीक है, तो एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा उसको देखते हैं। तो बी में क्या डिफरेंस हुआ, ये क्या हो गया, बी जो है आपका कम हो गया है, बी डेज क्या है कम है। तो ये आपका एनर्जी में देख लेते हैं कि हमारा जो एनर्जी ई डेज होगा वो कितना होगा आपका, दैट इज बी डेज सी एच जे जे प्लस वन होगा, यही होगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पहला वाला एनर्जी कितना था आपका बी सी एच जे जे प्लस वन, ठीक है क्या। ये दोनों में अगर कंपेरिजन करें हम तो क्या हो जाएगा आपका जो ई जो है ना,
ये क्योंकि ये छोटा है तो ई इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा, ई इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका ई डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई इज़ ग्रेटर देन ई डैश हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हम एनर्जी लेवल्स जो ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या चेंजेस आएगा, एनर्जी लेवल हम जो ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या चेंजेस आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हम पहले एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते थे, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, दैट इज़ फॉर जे इज कोस टू 0, जे इज कोस टू 1, जे इज कोस टू 2 एंड जे इज कोस टू 3, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और ऊपर में और ले सकते हैं जे इक्वल टू 4 आप लेना चाहें तो, क्लियर है क्या। अब ये एनर्जी लेवल्स है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका एनर्जी लेवल्स है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आप जब ई डैश जब निकाल रहे हैं तो आपको कम मिल रहा है पहले से, ई डैश जब निकाल रहे हैं तो देखिए पहले से कम मिल रहा है, ई इज़ ग्रेटर देन ई डैश हो रहा है, तो ये जो इसका जो शिफ्टिंग होगा वो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। कैसे शिफ्टिंग होगा, ये थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा आइसोटोप इफेक्ट के कारण। ये जितने भी एनर्जीज हमको मिलेंगे ये क्या हो जाएंगे, सभी जो है वो डाउन हो जाएंगे आइसोटोप इफेक्ट के कारण। ये पहले जो मिल रहा था दैट इज़ नथिंग बट योर 2b एंड दिस इज़ नथिंग बट योर 4b एंड दिस इज़ नाउ 6b, ये कुछ इस प्रकार से। बट यहाँ भी वैसे ही रहेगा, दैट इज़ 2b डैश, और ये कितना है आपका, दैट इज़ 4b डैश, और इन सब में जो डिफरेंस है वो भी उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे, ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो गया आपका, थोड़ा सा डाउन हो गया, एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डाउन हो जाएंगे। ओके, अब साथ ही साथ इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन जो हमको मिलेगी वो देखिए, स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी। तो आपका जो है पहले क्या मिल रहा था, ये है आपका 2b था, दैट इज़ 4b एंड दैट इज़ 6b एंड नेक्स्ट 8b, ऐसा मिल रहा था आप लोग को स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना, ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन है। तो स्पेक्ट्रल लाइन में क्या डिफरेंस आएगा उसको देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइन में डिफरेंस जो आएगा वो देखिए, यहाँ पे जो 2b डैश है, यहाँ पे जो हमको 2b डैश जो मिल रहा है और यहाँ पे जो 2b मिल रहा है, ये 2b बड़ा है किससे, 2b डैश से, 2b बड़ा है आपका 2b डैश से। इसका मतलब ये जो 2b डैश है ये कहाँ पे अपीयर होगा, ये इसके जस्ट सामने अपीयर होगा। तो दिस इज़ नथिंग बट योर 2b डैश, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 4b डैश हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट योर 6b डैश, और ये कितना हो जाएगा आपका 8b डैश। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो आइसोटोपिक इफेक्ट के कारण ये एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे आपके, डाउन हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें जो स्पेशल पॉइंट है उसको मैं लिखा देता हूँ, नोट जो है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ the molecule, rotational spectra of the molecule in which one of the atom is replaced, atom is replaced with its corresponding heavier isotopes, then energy levels are lowered and the spectrum shifted towards lower energies called isotopic इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, सारी चीज़ें जो है क्या होता है आपका आइसोटोपिक इफेक्ट के कारण एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाती हैं, और दूसरा क्या होता है स्पेक्ट्रल टर्म जो है किधर शिफ्ट हो जाती हैं, लोअर एनर्जी लेवल्स की ओर इधर क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आप लोग को मैं करा देता हूँ इसमें। तो आइसोटोप इफेक्ट वाला ही एक क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग को निकालने रहेंगे। या
दिस वन इज बेटर। G equal to 5, G equal to 6। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। क्या है आपका J इक्वल टू 0 to 1 रोटेशनल एब्जॉर्प्शन, रोटेशनल एब्जॉर्प्शन लाइन्स occurs at 1.153 into 10 to the power 11 रोटेशन लाइन ऑब्जर्वर्स इतना 1.1 हर्ट्ज है ना, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज इन C12O16 एंड 1.102 into 10 to the power 11 hertz in दिस वन है ना। सी का ये नहीं, आइसोटोप कौन सा लिए हैं ये नहीं पता है अपने को। कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द अननोन कार्बन आइसोटोप। ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे क्वेश्चन, जो है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, J इक्वल टू 0 to 1 एब्जॉर्प्शन है ना। J इक्वल टू 0 to एब्जॉर्प्शन, इस एब्जॉर्प्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एनर्जी जो होता है ना, हमारा जो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B के। क्या होता है हमारा एनर्जी जो है, दैट इज BCH JJ+1। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम में एनर्जी कितना मिलता है आपका, दैट इज B इक्वल्स टू BCH JJ+1 मिलता है। तो वो E क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। और ये जो B जो होता है, B को हम देख रखे हैं पहले से, ये 1/I के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/μ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे और साथ ही साथ ये जो E जो है वो क्या होता है आपका hν के बराबर होता है। तो ये न्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपका, म्यू आ गया, या न्यू डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू डेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो न्यू अपॉन न्यू डेज दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू डेज अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका न्यू कितना है, आपका न्यू दिया हुआ है देखिए 1.153 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज, और ये कितना दिया हुआ है 1.102 और इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज दैट इज इक्वल्स टू म्यू डेज। म्यू डेज तो आपको निकालना है, अभी रुक जाते हैं। और ये म्यू भाई साहब इसको भी रुक जाते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। दैट इज़ म्यू इक्वल टू कितना है आपका, कौन सा मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16। और म्यू डेज कितना हो जाएगा आपका, ये हमको नहीं पता है, m हमको लिख देते हैं। ये जो आइसोटोप है इसका मास कितना है आपका, m हम ये मान के चलते हैं। तो m इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका, और m प्लस कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 12 इंटू 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 28, 4 7 जा 4 जा, तो 48 अपॉन कितना आ गया आपका 7 आ गया म्यू जो है। और यहाँ पे म्यू डेज कितना मिल गया आपको 16m अपॉन कितना हो गया आपका m प्लस 16 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, राइट। चलिए अभी इस कैलकुलेशन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। आगे कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपका 1.153 अपॉन कितना आता है 1.102, और ये कितना हो जाएगा म्यू डेज जो है, म्यू डेज आया है आपका 16m अपॉन m प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 48। तो 16 1 जा 16 3 जा, तो कितना आ गया आपका 7 अपॉन 3 m प्लस 16, और इधर कितना है आपका दैट इज़ 1.153, और ये 1.102। अच्छा उसका m भी बचा है ना 48m। ये कुछ इस प्रकार से। तो आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो m का जो वैल्यू आता है ये आता है लगभग बराबर किसके 13 के। तो मास कितना हो जाएगा उसका 13 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं और ओरली भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू 13। ठीक है क्या, m का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे और जो कि कितना आएगा आपका 13 के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा।
इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, या इसी को दूसरे नाम से भी पूछा जाता है पॉपुलेशन ऑफ जेथ लेवल with respect to ground level at temperature T। ये इस नाम से भी आप इसको जानते हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, हायर स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उसका पॉपुलेशन होगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हायर स्टेट में हैं, वो अगर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। दैट्स वाई ये दोनों नाम जो है वो सिमिलर है, ठीक है क्या। तो चलिए, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हमारे भाई साहब, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि मोस्ट जो स्टेट होगा, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो होगा, है ना, और उसका अगर टेम्परेचर T है और उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है EJ है, सपोज क्या है आपका EJ है, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ आपका पॉपुलेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर GJ यहाँ पे क्या है आपका, उसका डिजेनरेसी है, और ये क्या हो जाएगा e⁻⁻, ये हो जाएगा आपका बीटा EJ। ये कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये जो GJ जो है ये कितना है आपका 2J+1 है, ठीक है क्या। और ये जो बीटा जो होता है वो क्या होता है 1/kBT होता है, ये कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ आपका जो EJ जो है दैट इज़ नथिंग बट योर EJ इज़ नथिंग बट योर JJ+1, क्या होता है आपका, दैट इज़ H×2 JJ+1 BCH है ना, JJ+1 BCH अभी देखे थे हम, BCH JJ+1, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे जो टर्म जो है लिखे हैं उसका वैल्यूज़ होता है। तो चलिए यहाँ पर से देख लेते हैं। तो NJ जो है ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 2J+1, इसको स्मॉल ले रहा हूँ मैं, और e⁻⁻ कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ JJ+1, और ये कितना हो जाएगा आपका BCH/kBT, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए जेथ लेवल पे कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है क्या। अब इसका हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन होने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। किस J वैल्यू के लिए आपका जो पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका हमको क्या करना होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और उस डिफ्रेंशिएशन को हमको किसको 0 के बराबर लिखना होगा फॉर मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज़ D/DJ, और ये कितना हो जाएगा आपका 2J+1 e⁻⁻, कितना हो जाएगा ये JJ+1 और BCH/kBT दैट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और e⁻⁻ कितना हो जाएगा आपका JJ+1, और ये कितना हो जाएगा BCH/ कितना हो जाएगा kBT, और नेक्स्ट वाले में इसका हो जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 2J+1, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2J+1, और इसका क्या करेंगे तो ये J² है ना, J² + J हो जाएगा, J² + J हो जाएगा। अच्छा ये कंप्लीट जो है माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा आपका फिर से 2J+1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2J+1। देखिए J² + J आएगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2J+1 हो जाएगा। अब ये फिर से कितना हो जाएगा आपका e⁻⁻J+1, और ये कितना हो जाएगा BCH/kBT दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो टर्म जो है इन दोनों को मैं निकाल के बाहर फेंक देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2+ ये कितना हो जाएगा आपका 2J+1, ठीक है। अच्छा इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा, है ना, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा
तो एक तो इसका इतना आ गया, ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्या है आपके BCH है और नीचे क्या है आपका KBT है, दैट इज इक्वल टू 0। ओके क्या? चलिए ये स्क्वायर हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका क्या बचा, दैट इज नथिंग बट योर, यहाँ पे ये माइनस साइन है, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, दैट इज BCH अपॉन कितना हो जाएगा KBT, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको J की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, हमको J की वैल्यू चाहिए। चलिए देख लेते हैं, दैट इज 2J+1, इसको अकेला छोड़ते हैं, 2 को उधर लेके जाइए और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट इज KBT, और नीचे कितना हो जाएगा आपका BCH हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2J+1, दैट इज इक्वल्स टू √2KBT, और ये कितना हो जाएगा आपका BCH। क्लियर है? चलिए तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका J का वैल्यू जो है, अगर मैं आगे देखूं तो J का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, दैट इज 2J इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका √2KBT अपॉन BCH-1, और J इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दोनों में डिवाइड कर दो तो 2KBT अपॉन BCH-½ और ये इसमें अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √KBT अपॉन 2BCH-½ ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस J की किस वैल्यू के लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा या उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, द वैल्यू फॉर विच द वैल्यू ऑफ J फॉर विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज मैक्सिमम। ठीक है, ये एक तो रिजल्ट ये मिल गया, और क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन jth लेवल इज मैक्सिमम, ठीक है। ये दो जो है आपके रिजल्ट यहाँ से मिलते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये आएगा तो आप जो है डायरेक्ट टिक कर देंगे √2KBT 2BCH-½ इसको डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना रहेगा। सब ठीक चल रहा है? चलिए नेक्स्ट का हम टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मिनट। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, तो जिसमें नंबर 1 है आपका लीनियर मॉलिक्यूल। फर्स्ट नंबर है आपका लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर 3 होता है आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, ठीक है। और नंबर 4 जो होता है आपका ये होता है आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है क्या। तो ये जो मॉलिक्यूल जो हैं बेसिकली कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जैसे आपका ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है क्या। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे 3 डायरेक्शन में, है ना, IA, IB और IC, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या रिलेशन होगा उसके बेसिस पे इस पर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो IA जो होगा या एक्स कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, है ना, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0 होगा, और साथ ही साथ IB और IC जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल कहेंगे। सिमेट्रिक का मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में क्या आ जाएगा, आपका IA जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और IB और IC यहाँ पे भी क्या होंगे, 0 होंगे। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल की, तो सभी जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, IA, IB और IC जो है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका IA, IB, IC तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब चलिए देखिए, ये जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है उसमें फिर से 2 केसेस हो सकता है आपका। पहला केस तो ये हो सकता है कि I इज़ ग्रेटर देन 0 एंड IB इज इक्वल्स टू IC,
आई ए जो है वो ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए, ये जीरो नहीं होगा, दैट इज आई ए इज ग्रेटर देन आई बी विच इज़ इक्वल्स टू आई सी, अगर ऐसा हो जाए। और दूसरा केस क्या हो जाएगा आपका, आई ए इज लेस देन आई बी इज इक्वल्स टू आई सी, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, प्रोलेट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रोलेट कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है आपका, ऑब्लेट कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपका, ऑब्लेट कहलाएगा, जिसमें आई ए जो है दैट इज़ ग्रेटर देन आई बी हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से शेप में मिलेगा। और प्रोलेट में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से शेप में हो जाएगा। शेप ऐसी होता है प्रोलेट और ऑब्लेट का, ठीक है। ये आपका ऑब्लेट जो अर्थ का जो है आपका ऑब्लेट टाइप है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोलेट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। और सभी जो है ये जो रिलेशन जो मिल रहा है इसको आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं सेट के एग्जामिनेशन में, ठीक है क्या। तो लीनियर मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये चारों के लिए जो है जो कंडीशन होता है उसको जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे थे उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि जो जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है आपका, है ना, ये जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है आपका, तो ये इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है, दिस लेंथ इज फिक्स्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कंसिडर करके चल रहे थे, रिजिड रोटेटर की तरफ बिहेवियर इसका हम ले रहे थे, ठीक है। जहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ था वो क्या था आपका, ये फिक्स था, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, है ना, ब्रेक ये जो स्ट्रेचेबल नहीं था, ये इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो है आपका रिजिड रोटेटर है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है आपका, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये स्प्रिंग की तरह रहता है, या आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग की तरह रहता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है आपका, स्ट्रिंग की तरह बिहेवियर रहता है इसका। तो इस वजह से ये जो रिजिड रोटेटर जो हम ले रहे थे पहले, इस कॉन्सेप्ट को हम निकाल के इसको नॉन रिजिड रोटेटर के फॉर्म में क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, ठीक है क्या। तो चलिए देखते हैं नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है। पहले हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे, जो मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है आपका, फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो रिजिड रोटेटर हम ले कंसिडरेशन हमारा था ये गलत है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और अगर ये चेंज हो सकता है तो हम इसको स्ट्रिंग की तरह, या हम बोल सकते हैं स्प्रिंग की तरह, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका बिहेवियर ले सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ पोर्शन हम लिख लेते हैं। अ बेटर model to represent rotating diatomic molecule is non-rigid rotator because bond length of diatomic molecule can change. So we consider bond as elastic string, or we can say that diatomic molecule as two mass connected by an इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। ओके चलिए, तो इसका जो एनर्जी जो है वो कैसे दिया जाएगा देख लेते हैं। इसका एनर्जी जो है ई जे इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जे +1 BCH, यही ले रहे थे।
और यहाँ पे देखिए नॉन रिजिड रोटेटर है, तो जो टोटल जो एनर्जी जो है उसमें क्या आ जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। और ये हो जाएगा आपका दैट इज़ जे+1 जे+1, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा DHC, जहाँ पे जो डी जो होगा, डी का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 4b³ अपॉन ओमेगा ई, और ये जो ओमेगा ई है दैट इज़ नथिंग बट योर वेव नंबर। ये क्या होता है, आपका वेव नंबर होता है। तो ये जो एनर्जी जो है ये आपका नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी है, आपका नॉन रिजिड रोटेटर के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसमें जो टर्म वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो टर्म वैल्यू कितना होता है आपका, दैट इज़ EJ अपॉन कितना हो जाता है आपका HC हो जाता है। इसको हम किससे, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ JJ+1 इंटू B हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा आपका J+1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम क्या ले सकते हैं, इसका एनर्जी को हम ले सकते हैं। अब चलिए इसमें स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग कैसे लेंगे, है ना। तो स्पेसिंग लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेल्टा एफ निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज़ डेल्टा एफ विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा न्यू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए, हाँ, तो ये कहाँ से निकालेंगे, एफ़, ये आपका एफ है, तो FJ+1 माइनस क्या निकलेगा आपका FJ निकलेगा, ठीक है। देखिए अभी तक आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, और इसमें HC का आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ये टर्म आपको याद रखना है। नॉन रिजिड रोटेटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है करके आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो उसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है क्या। देन डेल्टा एफ इज टू कितना हो जाएगा आपका, अब क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा, है ना। तो FJ+1 माइनस FJ, ये फिर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज J+1 एंड J+2 इंटू B माइनस J+1 और J+2 का स्क्वायर D, ये आपका एक आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माइनस वही आएगा जाएगा J+1, और ये B हो जाएगा माइनस J+1 और ये स्क्वायर इंटू D, ठीक है। 1 मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे G² तो नहीं है, G² तो नहीं है कहीं, ओके चलिए ठीक है। G² ये कंप्लीट का स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। ये कंप्लीट का स्क्वायर है ना, ये कंप्लीट का स्क्वायर है, दैट इज नथिंग बट दिस, ओके, दिस इज नथिंग बट दिस। क्लियर है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है क्या, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद चलिए देखते हैं, अब इन दोनों में से मैं B और B वाले टर्म को एक साथ ले लेता हूँ। तो B को मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और उसके बाद दोनों में दिख रहा है मुझे J+1, हमको ये कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा आपका J+2 माइनस क्या बचा आपका J बचा, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इन सब से माइनस D को मैंने कॉमन कर दिया, और क्या कॉमन कर दिया, दैट इज़ नथिंग बट योर J+1, तो J+1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट J+2 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका J का स्क्वायर, यही बचेगा। क्लियर है, तो ये फाइनली कितना मिलेगा आपको, ये J हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर, ये 2 हो जाएगा ना, 2B J+1 हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा माइनस, दैट इज़ D J+1, दैट इज़ D J+1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर J+1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका J² + 4 माइनस +2J माइनस J का स्क्वायर। तो ये J और J आपका J भाई साहब तो कैंसिल हो गए हैं हमारे, ठीक है क्या। ये भी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 4 हो जाएगा ना, 4J हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4J हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना मिलेगा, 2B दैट इज़ J+1 माइनस 4 को मैं कॉमन कर देता हूँ इसमें से 4, और ये D हो जाएगा, और साथ ही साथ देखिए J+1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मैं 4 को कॉमन करूँगा तो J+1 बचेगा, तो J+1, दिक्कत क्यों कर रहा है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका J+1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, टर्म वैल्यू आप जो है यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद हम स्पेसिंग जो निकालते थे वो स्पेसिंग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे स्पेसिंग निकालेंगे, जैसे J = 0 to 1 में अगर जा रहा है ना, जैसे डेल्टा न्यू जो हमारा है अगर 0 to 1 में अगर जा रहा है, तो 0 to 1 में अगर जा रहा है तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़
टू बी 0 से 1 में अगर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, एक बार आप 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, और एक बार फिर आपको 0 रखना होगा तो 2b आ जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक बार आप 0 रखोगे, 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, और एक बार 1 रखोगे, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2, और उसका क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है क्या यहाँ तक? चलिए, तो इसका वैल्यू मैं जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसको आपको याद रखना रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट योर 2b माइनस 4d। कितना आ जाएगा आपका 2b माइनस 4d, और डेल न्यू जो है नेक्स्ट 0 to 2 अगर हो जाएगा, 1 to 2 अगर हो जाए, 1 to 2 में इसका वैल्यू कितना आ जाता है, दैट इज़ 4b माइनस 2d। देखिए आपको करना क्या है, ये जो j+1 है, j+1 की जगह जो हायर वैल्यू है जिसमें जा रहा है, जैसे 0 to 1 में जा रहा है तो 1 को आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर अगर 1 to 2 में जा रहा है तो सीधा डायरेक्ट 2 को हायर जे वैल्यू इसको, है ना, जैसे पहले करते थे। अब डेल्टा न्यू कितना 2 to 3 में अगर जा रहा है तो 3 डायरेक्ट 3 रख दीजिए इसमें, तो 3+1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8b माइनस कितना हो जाएगा आपका d में देख लीजिए, यहाँ पे कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, सॉरी रुको कहाँ गया, हाँ 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3+1 इज़ 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका, जैसे 64, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसको, ये 32 आएगा ना, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? अब इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन हमको जो मिल रही थी, या जो एनर्जी लेवल्स जो हमको मिल रही थी, उसमें क्या चेंजेस आएगा उसको देखते हैं। ठीक है क्या? चलिए अब आगे इसमें देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे बनेंगी। तो स्पेक्ट्रल लाइन जैसे हम पहले जो बन रहा था और अभी जो बनेगा उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस होंगी। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये तो लगभग बराबर ही रहता है आपका, ये जो है लगभग बराबर ही रहता है फर्स्ट वाला लाइन जो है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आती है, उसके बाद ये थोड़ी सी और कमी आएगी, ठीक है, और ये भी थोड़ा कमी होगा इसमें। तो दैट इज़ फॉर j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो स्पेसिंग जो था हमारा दैट इज़ एंड दैट इज़, ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिंग जो रहेगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा उसको अपन देख लेते हैं, राइट। तो ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, ठीक है क्या, ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन जो ड्रॉ करने वाले हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, है ना, ये मैं दोनों को क्रॉस कर रहा हूँ, है ना, इसका इधर ले रहा हूँ और इसका इधर ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, कैसे मिलता है स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे ये आपका 2b हो जाता है, फिर कितना हो जाता है 4b हो जाता है, फिर नेक्स्ट कितना हो जाता है आपका 6b हो जाता है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, दैट इज़ नथिंग बट योर 2b माइनस कितना आया था, दैट इज़ 4d, 2b माइनस कितना था 4d, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, दैट इज़ 4b माइनस कितना 32d, 4d माइनस 32d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 6b माइनस 108d, है ना, ये कितना हो जाएगा 108d। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको, 6b वाला टर्म छूटा हुआ है, ठीक है, ये 6b वाला टर्म एक छूटा हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा न्यू कहाँ से 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा तो 6 भी आएगा, है ना, 0 to 4 के लिए ले लिया था इसको, ये कितना हो जाएगा 0 और 3 to 4 के लिए था, और ये था आपका 2 to 3 के लिए जैसे लेंगे तो ये 6b माइनस 108d आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है एनर्जी लेवल्स में और उसके स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमको मिलेंगी उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये आपका किसके लिए है, रिजिड के लिए है, रिजिड रोटेटर जब हम कंसीडर किए थे बॉन्ड लेंथ को तो उसके लिए है आपका। और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, ओके ओके, ठीक है क्या। चलिए अब देखिए इसमें बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना रहेगा उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपको याद रखना रहेगा, आपको एनर्जी को याद रखना रहेगा। एक तो आपको क्या याद रखना है, एनर्जी को याद रखना है, ठीक है क्या, ये आपको एनर्जी को याद रखना रहेगा, कंपलसरी है, इसको एनर्जी को आपको याद रखना ही है। उसके बाद आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना रहेगा इसमें, ये कंप्लीट है ना, कहाँ गया हमारा,
हाँ, ये जो है ये 0 to 1 में जैसे नॉन रिजिड रोटेटर का केस है, तो नॉन रिजिड रोटेटर के केस में जब हम ट्रांजिशन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 में, तो ये जो डिफरेंस जो है वो कितने का आता है आपका 2b-4d का आता है, देन नेक्स्ट 4b-32d का आता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, इसको याद रखना रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, तो नॉन रिजिड रोटेटर में केवल इतना ही है, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम और ये देख लेते हैं कि जैसे स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिल रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइन में कैसे क्या डिफरेंस आता है उसको देख लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन में जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, और क्या डिफरेंस आता है उसको अपन देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से है। ये मैं किसके लिए ड्रॉ करूँगा, रिजिड रोटेटर के लिए ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, रिजिड रोटेटर। और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नॉन रिजिड रोटेटर। ये किसके लिए हो जाएगा आपका, नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। तो जैसे मैं इसके लिए अगर बात करूं तो यहाँ पे कितना मिला आपको, दैट इज़ फॉर 2b, दैट इज़ फॉर 4b एंड दैट इज़ फॉर 6b। ओके, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ठीक है। अब देखिए आपका जो पहला लाइन जो मिलता है नॉन रिजिड रोटेटर में वो कहाँ मिलता है, यहाँ से मिलता है ना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ 2b माइनस कितना होता है आपका 4d होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, दैट इज़ 4b-32d होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहाँ से ये कितना होता है आपका 6b-108d होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से दोनों में क्या होता है, डिफरेंस आता है। जो लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलती हैं वो क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं लोअर वैल्यूज़ की ओर, लोअर एनर्जी वैल्यूज़ की ओर, है ना। ये क्या होता है, लोअर एनर्जी वैल्यूज़ की ओर क्या हो जाती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है क्या यहाँ तक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।